Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसमें हिंदी शिक्षण के पूरे ही 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टारगेट क्या रहना चाहिए? 25 क्वेश्चन आपका सही करने का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। लेवल 1 वालों के लिए, लेवल 2 वालों के लिए, जिनके भी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है या लैंग्वेज सेकंड हिंदी ले रखी है, उन सभी को ये टेस्ट हल करना अनिवार्य है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आएंगे। इनमें से कौन सा तत्सम से तद्भव सही नहीं बना हुआ है? स्पर्श का परस, ही का हृदय, वक का बगुला और मेघ का में है। तो बताइए प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? तो देखो, तत्सम से तद्भव सही नहीं बना हुआ है। इसका जो राइट आंसर आता है मित्रों, वो रहेगा विकल्प नंबर 1 विकल्प नंबर 2, ही का हृदय। साथियों, तत्सम से तद्भव बनना चाहिए। तो स्पर्श तत्सम है और इसका तद्भव परस होता है। वक तत्सम है और इसका तद्भव बगुला होता है। मेघ तत्सम है और इसका तद्भव में होता है। लेकिन ही साथियों यहाँ पर तद्भव है और हृदय क्या है? तत्सम है। तो ये तद्भव से तत्सम बना है, न कि तत्सम से तद्भव। अतः आपका जो दूसरा विकल्प है वो प्रश्न संख्या 1 में बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। संख्या 2 पे आते हैं। आपके दूसरा क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि विशेषण है। सहायता, ऊंचाई, हरियाली और न्यून। ये जो 4 विकल्प है, आपको इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि विशेषण का उदाहरण है। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 2 को अच्छी तरह से देख लीजिए और आपको सही आंसर का चुनाव करना है। देखिएगा, कल जो मेगा टेस्ट लिया था, कुछ विशिष्ट टेस्ट था साथियों। बहुत ही मेहनत से उस मेगा टेस्ट को बनाया था। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के अभी सेकंड नंबर का वीडियो आ रहा होगा या थर्ड नंबर का, उस पर आप बिल्कुल पूरे 150 प्रश्न, दोनों लेवल के लिए अलग अलग है, 150 क्वेश्चन, तो उसको ज़रूर देखिएगा और हमें ज़रूर बता करके जाइएगा कि कितना स्कोर आपका वहाँ पर हुआ है। देखिए, वो जो टेस्ट था, एक ही दिन में अपने आप में समझो आप 25 के प्लस व्यूज उस पर आए हैं एक ही दिन में। तो साथियों, इतना तो मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन हालांकि टारगेट तो ज़्यादा था, लेकिन हर बार टारगेट पूरा नहीं हो पाता है यूट्यूब में, ठीक है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है उसका सही आंसर आपने निकाल लिया होगा। राइट आंसर है आपके चौथा विकल्प। न्यून शब्द यहाँ पर एक विशेषण शब्द है। हरियाली शब्द एक भाववाचक संज्ञा है और इसका साथियों ये जो हरा शब्द है, हरा शब्द विशेषण है। सहायता शब्द भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर जो सहायक शब्द है वो साथियों यहाँ पर विशेषण है। लेकिन यहाँ पर ये ऊंचाई जो शब्द है, ऊंचाई शब्द में साथियों भाववाचक है और इसमें जो ऊंचा शब्द है ये एक अव्यय है। तो ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है, न्यून शब्द। इसका भाववाचक क्या बनेगा? न्यूनता। क्या बनेगा साथियों? न्यूनता। ठीक है, चौथा विकल्प। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। क्या 3 को देखेंगे। आपके तीसरा क्वेश्चन इनमें से देखते हैं। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग नहीं हैं? जीवन और दही, वीर और नर, युवक और नौकर और रचना और वर। तो पूरे 30 प्रश्नों को देख करके जाइएगा, बहुत कुछ नया सीख करके आप इस वीडियो से जाने वाले हो। तो चलिए, राइट आंसर सोच लिया होगा सभी ने। जो पुल्लिंग शब्द नहीं है वो है आपके विकल्प नंबर 4। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो रचना शब्द है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है साथियों। अतः यहाँ पर सारे जो विकल्प है, मतलब सारे जो शब्द है इस विकल्प में वो पुल्लिंग नहीं है। बाकी वीर और नर पुल्लिंग है, जीवन और दही पुल्लिंग है, युवक और नौकर भी पुल्लिंग है, वर भी पुल्लिंग है, लेकिन रचना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। अतः आपका जो चौथा विकल्प है इस क्वेश्चन में, प्रश्न संख्या 3 में, वही आपका सही आंसर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। कौन सा वाक्य बहुवचन में सही प्रयुक्त होता है? गायें घास खाती है, गायों घास खाती है, गायों घास खाती है और गाय घास खाती है। तो बताइए, इनमें से जो विकल्प बहुवचन में सही प्रयुक्त हुआ है उसका आपको चुनाव करना है। तो चौथे क्वेश्चन में देखो, राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 1,
गायें, गायें शब्द यहाँ पर बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है सही रूप से। गायें घास खाती है, गाय घास खाती है, ये तो एक वचन में। अब गायों और गांवों ये शब्द साथियों गलत है। गायों घास खाती है क्या होता है, गायें घास खाती है, ऐसा जरूर हो सकता था। ठीक, इसलिए आपका प्रथम विकल्प ही इसमें चौथे क्वेश्चन में सही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। पांचवा क्वेश्चन पूर्ण रूप से आरबीएससी की किताब से निर्मित ये आपका टेस्ट है। इनमें से कौन से विकल्प में आसन्न भूतकाल में क्रिया हुई है। वह बल्ले से खेल रहा है, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी और पेड़ से पत्ता गिरा था। तो बताओ आसन्न भूतकाल में क्रिया किस विकल्प में आपके हो रही है। प्रश्न संख्या 5 में सही आंसर का चुनाव करना है। देख लिया होगा सभी ने। साथियों पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो राइट, तो साथियों इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा आपका विकल्प नंबर 3, बिल्कुल राइट आंसर। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है मतलब भूतकाल में है क्रिया, और पढ़ी है अभी अभी का बोध हो रहा है, तो विकल्प नंबर 3 सही है। बाकी वह बल्ले से खेल रहा है, खेल रहा है तो ये अपूर्ण वर्तमान काल में चल रही है। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, दे दिए, यहाँ पर कब दिए पता नहीं चल रहा है, तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। पेड़ से पत्ता गिरा था भूतकाल का उदाहरण है, और भूतकाल में भी कौन सा, पूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण है साथियों। तो यहाँ सारे विकल्प मैंने आपको बता दिए हैं। सही विकल्प कौन सा है आपके, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। थर्ड विकल्प 5वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। छठा क्वेश्चन आपके है संधि की दृष्टि से शुद्ध है। भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, परम प्लस ओज परमोज, उद प्लस जटिका उज झटिका, और अनुह प्लस छेद अनुच्छेद। तो सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 6 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। तो देख लीजिए अच्छी तरह से, मात्रा वगैरह सारा कुछ देखना है आपको, क्योंकि फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर आप सोचते हो कि अरे नहीं यार हाँ इसमें थोड़ी एक गिनती थी, और आप इसको सही गिन लेते हो, तो उसमें क्या मज़ा नहीं आता है फिर। तो यहाँ जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर। उद प्लस जटिका उज झटिका ये व्यंजन संधि का उदाहरण है साथियों। भू प्लस ऊर्जा में बड़ा वाला भू आता है, परम प्लस ओज में छोटी मात्रा लगती है ओ की, अनु प्लस छेद नहीं होता है, अनु प्लस छेद होता है, विसर्ग नहीं लगना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये शुद्ध बनते। अतः इन तीनों में अशुद्धियां हैं, तो आपका तीसरा विकल्प प्रश्न संख्या 6 में सही रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। 7वां क्वेश्चन है साथियों आपके, चंद्रवदन शब्द में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। बिल्कुल ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो, बिल्कुल ईमानदारी होना चाहिए क्वेश्चन के। जब आप कमेंट करते हो ना कि हमने इतने क्वेश्चन हुए, तो बिल्कुल साथियों बिल्कुल ईमानदारी से आप कमेंट किया करो। देखो जो चंद्रवदन शब्द है, चंद्रवदन साथियों राइट आंसर है इसका, कर्मधारय समास का ये उदाहरण है, क्योंकि चंद्रवदन, वदन का मतलब होता है मुख, क्या होता है, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रवदन कहलाता है। आपके थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 7 में सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। तो चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8, इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बेहद, मरण, देवरानी और खिलाड़ी। तो बताइए वह शब्द जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर कौन सा रहेगा आपके प्रश्न संख्या 8 में। तो देखो प्रश्न संख्या 8 में जो आपका सही आंसर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 1, बिल्कुल आपका सही आंसर है, क्योंकि बेहद शब्द में बे उपसर्ग लगा हुआ है। बाकी देवरानी में कोई उपसर्ग नहीं है, मरण में कोई उपसर्ग नहीं है, खिलाड़ी में खेल मुख्य शब्द है, मूल शब्द है, और इसमें साथियों आड़ी प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें उपसर्ग की बात पूछी जा रही है। अतः आपका प्रथम विकल्प ही 8वें क्वेश्चन में आपके प्रश्न संख्या 9 है। अयान इस कुर्सी पर बैठो वाक्य अर्थ की दृष्टि से है। इच्छावाचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विधानवाचक वाक्य। तो बताइए प्रश्न संख्या 9 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। यहाँ पर ये जो वाक्य कहा जा रहा है अयान इस कुर्सी पर बैठो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, आज्ञा दी जा रही है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में राइट आंसर रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। देखिए जो विधानवाचक वाक्य होता है
वो एक सरल या साधारण वाक्य का ही उदाहरण होता है। इच्छावाचक वाक्य में आशीर्वाद या इच्छा की भावना होती है। संकेतार्थक वाक्य में जो मिश्र वाक्य आते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है, कोई चीज़ करने के लिए किसी को आज्ञा दी जाती है। तो आपका थर्ड विकल्प 9वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 10 पर। तो चलिए 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके प्रश्न नंबर 10। इनमें से साधारण वाक्य नहीं है। सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। मेरी बहन श्रिया कहानी की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। जयपुर का सिटी पैलेस दर्शनीय स्थल है और मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं शिक्षक बनूं। तो यहाँ पर आपको साधारण वाक्य जो नहीं है उसको देखना है, कौन सा वाक्य साधारण नहीं है। सभी जो जितने भी प्रश्न हैं सभी में उदाहरण पूर्ण रूप से आरबीएससी की पुस्तक से लिए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके रीट के एग्ज़ाम में आपको ये शब्द और ये उदाहरण देखने को मिल जाएंगे साथियों। देखो इनमें से राइट आंसर है आपका चौथा विकल्प। जो चौथा विकल्प है ये साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? मिश्र वाक्य का। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं क्या बनूं? शिक्षक बनूं। तो मैं शिक्षक बनूं मेरे जीवन का लक्ष्य है। यहाँ पर साथियों ये दोनों अलग अलग वाक्य लेकिन दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। और कौन से शब्द से जुड़ रहे हैं? की से जुड़ रहे हैं। तो की से जुड़ने वाला वाक्य कौन सा होता है? मिश्र वाक्य होता है। बाकी प्रथम विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प तीनों ही साधारण वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। तीनों ही आप रचना प्रबोध की बुक में देख लीजिए, बहुत ही शानदार उदाहरण दे रखे हैं साथियों ये वाले। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। आपके 11वें क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न संख्या 11। सार्थकता, पदक्रम, निकटता, पूर्णता जैसे आवश्यक तत्व माने जाते हैं पदबंध के, वाक्य के, वर्णमाला के और लिंग, वचन और काल के। तो बताइए इनमें से आवश्यक तत्व ये जो 4 लिखे हुए हैं ये किसके आवश्यक तत्व माने जाते हैं? 11वें प्रश्न में सही आंसर बता दीजिए, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। तो देखो जो सार्थकता है, पदक्रम है, निकटता है, पूर्णता है, राइट आंसर रहेगा इसका। ये सभी वाक्य के तत्व होते हैं साथियों। वाक्य के तत्व जिनसे वाक्य पूरा और शुद्ध हो वो होते हैं वाक्य के तत्व। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। 12वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 12, ये देखिए 12वें क्वेश्चन को अच्छे से देखना और फिर आंसर देना है आपको। मुहावरे की दृष्टि से इनमें से शुद्ध है। पहला विकल्प, रमेश की तो अक्ल मर गई है, वह अपनी माँ की आँख का चांद है, उसकी मेहनत पर पानी गिर गया है और चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपको ऐसा मुहावरा लग रहा है जो कि आपको। तो साथियों प्रश्न संख्या 13 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा देख लीजिए प्रश्न को अच्छी तरह से और फिर आंसर का आपको चुनाव करना है। तो देखो प्रश्न संख्या 13 में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। मुहावरे की दृष्टि से ये बिल्कुल शुद्ध है। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई, ये ऐसा मुहावरा होता है। लेकिन साथियों रमेश की तो अक्ल मर गई नहीं, अक्ल मारी गई है, ऐसा मुहावरा होता है। वह अपनी माँ की आंख का चांद नहीं होता है, माँ की आंख का तारा होता है। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया नहीं होता है, उसकी मेहनत पर पानी फिर गया, ऐसा मुहावरा होता है। तो इन तीनों मुहावरों में कुछ ना कुछ गलती आपको देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन चौथा जो विकल्प है इसमें आपको किसी भी प्रकार की गलती देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14, कौन सा विलोम युग्म बिल्कुल आपको शुद्ध लग रहा है? इष्ट का विष्ट, मान का सम्मान, संधि का विग्रह है, श्लाघा का प्रशंसा। तो साथियों शुद्ध विलोम युग्म आपको देखना है प्रश्न संख्या 14 में कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा। देख लीजिए प्रश्न को अच्छी तरह से और फिर आप इसका उत्तर भी दीजिए। तो देखो राइट आंसर जो इसको आता है वो है संधि का विग्रह शुद्ध विलोम युग्म होता है। श्लाघा और प्रशंसा तो दोनों एक ही चीज है, मान सम्मान दोनों एक ही है। और इष्ट का साथियों अनिष्ट होता है, विष्णु मान का अपमान होता है, श्लाघा का क्या होता है साथियों निंदा होता है। विकल्प थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 15 पर। तो चलिए 15वें क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिए प्रश्न संख्या 15,
श्याम ने इतने बुरे कर्म किए कि वो पूरे क्षेत्र में, यहाँ पर रिक्त स्थान है, आपको यहाँ पर पूर्ति करनी है, हो गया। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विख्यात हो गया, प्रसिद्ध हो गया, कुख्यात हो गया या उपयुक्त सभी। तो साथियों प्रश्न संख्या 15 में राइट आंसर बताइएगा कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। यहाँ पर जो आप आंसर बताओगे ये आपके जनरल नॉलेज और वाक्यांश के लिए जो एकल शब्द है उसमें उससे संबंधित प्रश्न आप इसको मान सकते हो। तो प्रश्न संख्या 15 में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके तीसरा विकल्प, कुख्यात वाला। क्योंकि बुरे कर्म करने पर यदि सब लोग उसको जाने तो उसको विख्यात या प्रसिद्ध नहीं कहते हैं, बल्कि साथियों कुख्यात कहा जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो साथियों अब हम प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। आपके 16वां क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। नम्रता, दुरावस्था, दैन्यता और इकाइयाँ। यहाँ जो 4 विकल्प दे रखे हैं उनमें से शुद्ध विकल्प का आपको चयन करना है, मतलब शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो साथियों प्रश्न संख्या 16 में सही आंसर दीजिएगा कौन सा विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही है। तो देखो नम्रता बिल्कुल गलत है, दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था होता है, दैन्यता नहीं होता है। साथियों या तो आप दैन्य ही लिख दो या फिर आपको दीनता लिखना पड़ेगा, क्योंकि त और या ये और ता जो प्रत्यय है दोनों भाववाचक है। ये प्रत्यय और ता, दो प्रत्यय एक साथ भाववाचक, ये और ता साथ साथ कभी भी नहीं जुड़ते हैं। जैसे सौंदर्यता गलत है, माधुर्यता गलत है, दैन्यता गलत है, ये चीज़ें गलत है। ये और ता प्रत्यय एक साथ कभी भी नहीं जुड़ते हैं, अतः यहाँ पर ये भी गलत हो गया। तो जो इकाइयाँ शब्द है वो आपका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इकाइयाँ इसी प्रकार से लिखा जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 16वें क्वेश्चन में। अब इसको क्या करते हैं, इकाइयाँ में बड़ी की मात्रा यहाँ बड़ी लिख देते हैं साथियों, तो वो गलत हो जाता है। यहाँ ये वाला इकाइयाँ अगर बड़ी ई लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 17 पर। तो चलिए प्रश्न संख्या 17, ये देखिए शिक्षण से संबंधित प्रश्न आपके आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 17, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। बुद्धि परीक्षण से की जा सकती है, निष्पत्ति परीक्षण से की जा सकती है, प्रोजेक्टिव परीक्षण से की जा सकती है या लघुतरात्मक प्रश्नों से की जा सकती है। तो बताइए प्रश्न संख्या 17 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और फिर आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो साथियों प्रश्न संख्या 17 में जो सही आंसर है वो रहेगा निष्पत्ति परीक्षण से आप उपलब्धि की जांच कर सकते हो, क्योंकि निष्पत्ति परीक्षण को ही उपलब्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 पर। तो चलिए प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 18 है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। इससे संपूर्ण पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है और इनमें से सभी। तो बताइए जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है उसका दोष इनमें से क्या रहेगा। प्रश्न संख्या 18 में राइट आंसर देना है। तो साथियों जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है, तो साथियों प्रश्न संख्या 18 में जो आपका सही आंसर निकल के आता है वो रहेगा इनमें से सभी। चौथा विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है, क्योंकि जो परीक्षा प्रणाली वर्तमान है इसमें सही मूल्यांकन भी नहीं हो पाता है। जो विद्यार्थी की अर्जित योग्यता होती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम की भी इसमें आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं बहुत ही कम पाठ्यक्रम से ये पेपर बना देते हैं। अंकन का भी कोई सुनिश्चित मापदंड इसमें नहीं है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 19 पर। तो चलिए आपके प्रश्न संख्या 19 है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेकी प्रणाली, व्यास प्रणाली और तुलना प्रणाली। तो बताइए जो द्वितीय भाषा शिक्षण होता है इसकी तुलनात्मक विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आती है। अच्छी तरह से देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो बताइए प्रश्न संख्या 19 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो साथियों प्रश्न संख्या जो 19 है इसमें जो आपका सही आंसर निकल के आता है
वो रहेगा विकल्प नंबर 2, व्यतिरेकी प्रणाली द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि होती है। हम क्या करते हैं, इसमें तुलनात्मक विधि नाम है और नीचे तुलना प्रणाली देखते ही इस पे राइट लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। अब आपको लगता होगा, अगर किसी को लग रहा है कि सर ने गलत बताया है, तो साथियों आप इसके लिए RTET 2012 का पेपर चेक कर सकते हो। लेवल 2 का पेपर था, लैंग्वेज सेकंड हिंदी का क्वेश्चन है साथियों ये, ठीक है। वहाँ पर बिल्कुल आपको RBSC बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें भी व्यतिरेकी प्रणाली ही मिलेगा। सेकंड विकल्प 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। तो चलिए 20वां क्वेश्चन, लेखन कला का विकास होता है, देखने से होता है, सुनने से होता है, अनुकरण से होता है या अभ्यास से होता है। प्रश्न संख्या 20 में राइट आंसर बताइए, लेखन कला का विकास इनमें से किस कारण से होता है, किससे होता है। तो साथियों लेखन कला देख करके आप नहीं सीख सकते, ना ही सुन करके सीख सकते हैं। इसका जो विकास है साथियों, अनुकरण या अभ्यास, तो इन दोनों में से भी जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 4, अभ्यास के द्वारा लेखन कला का विकास होता है। चौथा विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। आपने देखा होगा कि हम जब छोटी कक्षाओं में थे तो हमसे नकल करवाई जाती थी और हमारा लेख धीरे धीरे अच्छा होता गया साथियों। तो नकल करना भी एक तरह से अभ्यास के ही अंतर्गत आ जाता है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न संख्या 20 में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। आपके 21वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे 21वें क्वेश्चन में, इकाई योजना की कमी है, यह एक साथ संपूर्ण ज्ञान प्रस्तुत नहीं करती है, इसमें बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यह बालक के लिए अनुपयोगी है और पाठ्यक्रम का अव्यवस्थित रूप हो जाता है। तो इनमें से आपको जो इकाई योजना होती है उसकी कमी बताना है साथियों। तो देखो, जो एक तो वार्षिक होती है, एक मासिक, एक इकाई और एक दैनिक पाठ योजना। साथियों जो इकाई योजना की कमी है, सोच लिया होगा सभी ने आंसर, राइट आंसर इसका है इकाई योजना की कमी है, पाठ्यक्रम का अव्यवस्थित रूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ही इकाई से संबंधित इसमें कुछ निश्चित टॉपिक ले लिए जाते हैं, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी पाठ आपकी पुस्तक में होते हैं उन सभी को एक इकाई के रूप में रख करके शिक्षण कराया जाता है। तो जो उसके बीच वाले जो पार्ट है वो छूट जाते हैं, बाद वाले पढ़ा दिए, फिर पहले वाले पढ़ा दिए। इस प्रकार से साथियों पाठ्यक्रम का रूप कैसा हो जाता है, अव्यवस्थित। तो विकल्प नंबर इसलिए 4 सही है। बाकी अनुपयोगी नहीं होती है, उपयोगी होती है। शिक्षण विधियों का आप इसमें प्रयोग कर सकते हो और संपूर्ण ज्ञान एक साथ प्रस्तुत नहीं करती है, ये तो इसका गुण है। तो आपका चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 21 में बिल्कुल सही है। अब हम प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 22 है, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 22 को, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त इनमें से क्या है। बालक को अधिक से अधिक व्याकरण का ज्ञान दिया जाए, बालक को अधिक से अधिक कविता सिखाई जाए, बालक के समक्ष अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाए और बालक को अधिक से अधिक गद्य शिक्षण कराया जाए। तो साथियों अगर आपको शब्द भंडार में वृद्धि करना है तो फिर वहाँ पर आपको गद्य शिक्षण कराने की आवश्यकता होती है, क्योंकि गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शब्द भंडार में वृद्धि करना। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। तो चलिए 23वें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 23, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक है, शिक्षण विधि को स्थायी रखना आवश्यक है, निदानात्मक परीक्षण करना आवश्यक है, विद्यार्थियों के माता पिता से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है या छात्र से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। तो बताइए प्रश्न संख्या 23 में कौन सा विकल्प आपका सही है, इनमें से उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए आवश्यक माना जाता है। तो साथियों 23वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका विकल्प नंबर 2, बिल्कुल सही है। क्योंकि निदानात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक माना जाता है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक माना जाता है, निदानात्मक शिक्षण आवश्यक माना जाता है। क्योंकि आप उपचार तभी करोगे जब आप पहले निदान कर चुके होंगे। निदान में हम छात्र की जो कमजोरियां हैं उसको जानते हैं और उपचार में उन कमजोरियों को दूर करने का कार्य करते हैं। तो फिर जब कमजोरी ही नहीं जानेंगे तो उपचार कैसे करेंगे। अतः आपका सेकंड विकल्प बिल्कुल सही है साथियों 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 24 पर। तो चलिए 24वां क्वेश्चन, शिक्षक के द्वारा स्वयं के शिक्षण मूल्यांकन हेतु छात्रों को प्रदान किया जाता है, गृह कार्य प्रदान किया जाता है,
पठन कार्य प्रदान किया जाता है, श्रवण कार्य प्रदान किया जाता है या उच्चारण कार्य प्रदान किया जाता है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। ये लग रहा होगा वीडियो पूरे ही 30 प्रश्न करके जाना। इस क्वेश्चन का जो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो रहेगा आपके गृह कार्य। जो शिक्षक के द्वारा स्वयं का शिक्षण होता है उसका मूल्यांकन करने हेतु छात्रों को क्या प्रदान करता है अध्यापक? गृह कार्य प्रदान करता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। देखो लगातार 2 संडे से आपके मेगा टेस्ट आ रहे हैं 150 प्रश्नों के, और अगला जो संडे आएगा मतलब 25, 6, 31, 1 अगस्त को, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 1 अगस्त को भी आपके मेगा टेस्ट आए पूरे 150 प्रश्नों का, और जैसा पेपर आज था इससे भी शानदार और अच्छा पेपर आपके लिए लेकर आऊं, इसके लिए भी मैं पूरी कोशिश करूंगा साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा यार। प्रश्न संख्या 25, हिंदी शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग अध्यापक द्वारा इसलिए नहीं किया जाता है। पाठ के प्रति रुचि छात्रों की जागृत हो, ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, पाठ्य सामग्री सरलता से सीख सके और एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रह सके। तो साथियों किसके लिए अध्यापक के द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 25 में राइट आंसर आपको देना है। आपके जो 25वें क्वेश्चन में राइट आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2, ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। साथियों अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ता है शिक्षण सहायक सामग्री से, तो मूर्त से अमूर्त की ओर थोड़ी बढ़ता है, इसलिए आपका जो दूसरा विकल्प है यही 25वें क्वेश्चन में सही आंसर है। बाकी पाठ के प्रति रुचि जागृत होती है, पाठ्यकर जो सामग्री है वो सरलता से सीखता है इससे, और एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां भी इसमें सक्रिय होती है। अतः आपका जो ये दूसरा विकल्प है ये एक कारण है जिसके लिए सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 पर। आपके 26वें क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। प्रभावी रूप से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है, ध्वनियाँ नहीं है, वार्तालाप नहीं है, कविता पाठ नहीं है या भाषण नहीं है। तो जब भी हम प्रभावी रूप से बोलकर अपनी बात कहते हैं इसके लिए साथियों हमें भाषण की भी ज़रूरत पड़ती है, कई बार वार्तालाप की ज़रूरत पड़ती है, कई बार कविता पाठ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साथियों ध्वनियाँ इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो आपका जो प्रथम विकल्प है वही आपका सही आंसर है। किसका राइट आंसर नहीं होगा? प्रभावी रूप से बात कहने का, लेकिन यहाँ पर ये तो पूछा जा रहा है इसलिए आपका प्रथम विकल्प 26 में बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। 27वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है? निर्देश विधि, रूपरेखा विधि, समवाय विधि और आदर्श विधि। तो साथियों जो मंत्रणा विधि है इससे मिलती जुलती विधि आपको बताना है कि कौन सी विधि है जो मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है। तो आपका प्रश्न संख्या 27 में जो सही आंसर आता है जो आपकी निर्देश विधि है ये विधि मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है। मंत्रणा विधि में क्या मंत्रणा की जाती है साथियों? एक दूसरे से परामर्श लिया जाता है, बातचीत की जाती है, तर्क वितर्क किए जाते हैं। उसी प्रकार निर्देश विधि में भी ऐसा ही होता है साथियों। मंत्रणा में छात्र और अध्यापक के मध्य मंत्रणा होती है और निर्देश में भी अध्यापक के द्वारा निर्देश दिया जाता है। तो प्रथम विकल्प आपका 27 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 पर। आपके 28वां क्वेश्चन है मित्रों, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना और भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो जब हम बच्चों को प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण कराते हैं तो इनमें से कौन सा उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का नहीं रहेगा? साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? आपके चौथा विकल्प, क्योंकि भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना हम क्या कक्षा 1 से 5 में ऐसा बच्चों को सिखाएंगे? नहीं सिखाएंगे। पूर्णतः कंठस्थीकरण पर तो बिल्कुल भी जोर इस अवस्था में नहीं दिया जाता है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 28 में यही आपका राइट आंसर है। बाकी जो अन्य 3 जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है कि तार्किक पुष्टि करें अपने द्वारा कही गई बात का, भाषा का सृजनशील और कल्पनाशील प्रयोग करना सीखे बालक, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़े, ये चीज़ें सही होती है 5वीं तक, लेकिन कंठस्थीकरण पूर्ण रूप से गलत है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न 28 में ये बिल्कुल सही आंसर है साथियों।
आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 29 पर, जो कि इस टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। तो भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है और बोलना कौशल पर बल देता है। तो देखो जो संप्रेषण परक उपागम है ये किस पर बल देता है, प्रश्न संख्या 29 में आपको सही आंसर देना है। तो साथियों संप्रेषण परक उपागम देखो निषेध पर तो बिल्कुल बल नहीं देगा कि भाई निषेध करता है। बोलना कौशल, भाषिक संरचनाओं की जानकारी या संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता, तीनों ही विकल्प आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन इसका जो एग्जैक्टली आंसर आता है वो रहेगा संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर ये बल देता है। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 29 में, क्योंकि संदर्भ के अनुसार जिस संदर्भ की आवश्यकता है उसी के अनुसार भाषा प्रयोग करें तो वो सबसे बेस्ट होता है। प्रश्न संख्या 30 और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक व्यक्ति अगर एक शेयर करता है तो वही काफ़ी है साथियों। मात्र 5 सेकंड का समय लगता है, 5 सेकंड भी ज़्यादा बता दिए मैंने, शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को। तो चलिए आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, कल का मेगा टेस्ट नहीं किया है तो वो कंपलसरी है करना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था वो। तो चलिए 30वां और अंतिम क्वेश्चन, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके, यहाँ रिक्त स्थान है, दायरे के अंदर आता है। संज्ञानात्मक दायरे के अंतर्गत, भौगोलिक दायरे के अंतर्गत, विद्यालयी दायरे के अंतर्गत और या भावनात्मक दायरे के अंतर्गत। तो 3 साल का बालक है, बिल्कुल छोटा है, मतलब उससे आप किस तरह की बातचीत करोगे साथियों, भावनात्मक, विद्यालयी, भौगोलिक या संज्ञानात्मक। राइट आंसर है संज्ञानात्मक दायरे के अंतर्गत, मतलब उसका ज्ञान जितना अभी तक विकसित हुआ है उस दायरे के अंतर्गत उससे आप अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हो। विकल्प नंबर 1 सही है 30वें क्वेश्चन में। तो साथियों ये आपका प्रथम टेस्ट आज का पूरा हुआ, इसके बाद में एक और वीडियो आ रहा है तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।